हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज़ चल रही है जीपैट 2024 की टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस सीरीज़ का ये हमारा 5th लेक्चर है और इस सब में हम कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं? हम कवर करेंगे फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी में कौन सा टॉपिक? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के सारे जीपैट के पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैं बता दूं कि एएनएस की जितनी डिसीजेज हैं, जैसे कि ग्लाउकोमा हो गई, अल्जाइमर हो गया, मस्थेनिया ग्रेविस हो गई, वो मैं इसमें नहीं कवर करूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी डिसीजेज पे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और तब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो छूट जा रहे थे, तो इसीलिए और वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने उसको अलग से सेपरेट पार्ट में कवर करने का सोचा है। ठीक है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने टैबलेट कवर किया है, कैप्सूल कवर किया है, जनरल फार्माकोलॉजी कवर की है एंड एल्केलॉइड्स कवर किए हैं और उन सब की काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सारे पीवाईक्यूज के। तो नहीं देखा वीडियो तो जाके चेकआउट कर लो और चैनल चेकआउट कर लेना, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट कर दूँ। अगर उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ का अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा तो आपको वीडियो देखना कैसे है। मैंने हर क्वेश्चन के डबल स्लाइड्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बाद आपको अपना आंसर मार्क कर लेना है कि आपका कौन सा आंसर है, वीडियो पॉज करके या जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो साथ में। उसके बाद फिर आंसर वाली स्लाइड आएगी तो आपको आंसर मैच करना है कि आपने सही आंसर दिया या नहीं, और साथ में आपको आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखते जाने। ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर पे आपको अपने आप को +4 मार्क्स देना है और हर इनकरेक्ट आंसर पे आपके अपने आप को -1 मार्क्स करना है, जैसा जीपैट का पैटर्न होता है। ठीक है। इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इट मीन्स ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया? ये हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है। तो एट द एंड आपके 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स बने उसको फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बता देना। ठीक है। तो आ जाओ यार, चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जीपैट 2021 का। ठीक है। अब ये नहीं कि मैं 2021 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 2023 के क्वेश्चंस नहीं होंगे, 2023 के क्वेश्चन भी होंगे बट वो लास्ट में होंगे। ठीक है। द बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप एगोनिस्ट एक्टिंग एट ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिस्पॉन्स। मतलब ये सिंपल कह रहा है कि जो बीटा 1 और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं उनके जो एगोनिस्ट होते हैं, जो एवी नोड पे काम करते हैं, मतलब हार्ट की एवी नोड पे काम करते हैं, तो वो क्या रिस्पांस देते हैं? मतलब सिंपल सा है कि बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट अगर हार्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका एवी नोड पे क्या रिस्पांस वो देंगे। पहला है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, दूसरा है इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, तीसरा है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी एंड लास्ट है इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी एंड हार्ट रेट। तो क्या बढ़ाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है। तो अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो, तो फिर मैं आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। वो क्या करते हैं? अगर बीटा 1 रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट जो होते हैं वो क्या इंक्रीज करते हैं? ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये जीपैट 2021 का क्वेश्चन है। क्या है कि अ पेशेंट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, एक पेशेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा इज अंडरगोइंग सर्जरी एंड हैज़ नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड विथ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। मतलब एक पेशेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा का और वो क्या कर रहा है, उसको सर्जरी की जा रही है बट उसमें अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर एडमिनिस्टर्ड नहीं किया गया है। ठीक है। इफ़ ही इज एडमिनिस्टर्ड विथ IV प्रोप्रेनॉल, मतलब क्या है कि अगर एक पेशेंट है, उसको कौन सी बीमारी है? फियोक्रोमोसाइटोमा है और वो क्या कर रहा है? सर्जरी हो रही है उसकी और उस पर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर एडमिनिस्टर्ड नहीं किया गया है। इफ़ ही इज एडमिनिस्टर्ड विथ इंट्रावेनस प्रोप्रेनॉल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स विल बी एविडेंट। मतलब क्या है कि अगर उसको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया गया है बट अगर उस पर IV प्रोप्रेनॉल दे दिया जाएगा तो क्या होगा? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर घट जाएगा, या उसका ब्लड प्रेशर विल रिमेन अनचेंज, उसका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, और पेशेंट में सफर सेवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ब्लड प्रेशर घटेगा, या ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर उस पेशेंट को अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर दिए बिना अगर हम प्रोप्रेनॉल दे देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो। इसका करेक्ट आंसर है राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ऐसा कौन सा है जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है? ठीक है। मतलब बाकी 3 है, एक नहीं है। बिसोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल
एसीब्यूटोलॉल और साथ में पिंडोलॉल। इसमें कौन सा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है? ये जीपैट 2019 का क्वेश्चन है। अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पिंडोलॉल। इसमें जो हमारा पिंडोलॉल है वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं होता है। बाकी ये हमारा बिसोप्रोलॉल भी होता है, नेबिवोलॉल भी होता है और एसीब्यूटोलॉल भी हमारा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर इनलिस्टेड बिलो। मतलब इसमें से जितनी कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर लिखी गई हैं उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग, पहला ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन, दूसरा ऑप्शन है पाइरिडोस्टिग्मिन, तीसरा ऑप्शन है इड्रोफोनियम, चौथा ऑप्शन है फाइसोस्टिग्मिन। इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी है? तो फटाफट से आंसर देखो चैट बॉक्स में। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी? हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है इड्रोफोनियम। इसका जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होगी, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर होगी, वो होगी इड्रोफोनियम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है वो क्या पूछा? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, फिर उसका रिस्पांस दिया हुआ है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि सही रिस्पांस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा है। ये है जीपैट 2018 का क्वेश्चन। पहला है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सही स्टिमुलेट नहीं। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ब्रोंको डायलेशन होता है। ठीक है, फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाएगा, ये हमें सही लग रहा है। बट आगे देखते हैं कि और भी कोई ऑप्शन है। फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल नहीं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में प्यूपिल्स डायलेट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, अभी जब सिंपैथेटिक में डायलेट हो रही तो पैरासिम्पैथेटिक में कैसे डायलेट हो सकती है? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है कि एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय विच एंजाइम। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन एंजाइम है कि एसिटाइल कोलिन को कौन सा एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है। ये जीपैट 2017 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एसिटाइलेज, दूसरा ऑप्शन है कॉलिनेज, तीसरा ऑप्शन है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफरेज। फटाफट आंसर लिखो चैट बॉक्स में, कौन सा है? एसिटाइलेज है, कॉलिनेज है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है या ट्रांसफरेज है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, सॉरी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्शन डायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनोमाइमेटिक। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि द चॉइस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देंगे डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनोमाइमेटिक में, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉलिन ईस्टर्स दैट में बी अवॉइडेड बाय सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज। मतलब ऐसा कौन सा है कॉलिनोमाइमेटिक का एडवर्स इफेक्ट, सॉरी कॉलिन ईस्टर्स का एडवर्स इफेक्ट है जिसको हम अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लें तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। पहला है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा है हाइपोटेंशन, तीसरा है डेलीरियम, चौथा है स्वेटिंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा एडवर्स इफेक्ट है जिसको अवॉइड किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइपोटेंशन। अगर हम प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लें तो हम हाइपोटेंशन, कॉलिनिस्टर से जो हाइपोटेंशन होता है उसको हम अवॉइड किए कर सकते हैं। ये जीपैट 2014 का क्वेश्चन था। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। मतलब इसमें से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन सा है? पहला ऑप्शन कार्बिडोलॉल, दूसरा ऑप्शन एटमेलॉल, तीसरा ऑप्शन स्मोलॉल या चौथा ऑप्शन एसीट्यूटोलॉल। ठीक है, एसीट्यूटोलॉल। तो सबसे इसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है? तो फटाफट से आंसर बताओ, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सा है? तो इसमें जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है वो है स्मोलॉल। स्मोलॉल इसमें हमारा क्या होता है? वो होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है स्मोलॉल। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो हमारा जीपैट 2013 का क्वेश्चन ये भी है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिनोमाइमेटिक एक्टिवेट्स बोथ मस्क्यूरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। मतलब M और N दोनों रिसेप्टर को कौन से इसमें कॉलिनोमाइमेटिक है जो एक्टिवेट करता है दोनों रिसेप्टर को, मस्क्यूरेनिक को भी और निकोटिनिक को भी? पहला ऑप्शन है लोबेलिन, दूसरा ऑप्शन है पिलोकार्पिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बेकॉल, चौथा ऑप्शन है बेथनेकॉल। तो इसमें से कौन है जो दोनों को एक्टिवेट करता है? फटाफट से आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बेकॉल। कार्बेकॉल एक्टिवेट्स बोथ मस्क्यूरेनिक एज वेल एज द निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, कौन एक्टिवेट करता है? कार्बेकॉल एक्टिवेट करता है दोनों को। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा टू सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा है जो अल्फा टू सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है? ठीक है, कि अल्फा रिसेप्टर का नहीं, केवल अल्फा 2 का एंटागोनिस्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसमें क्लोनिडीन, दूसरा ऑप्शन है प्राजोसिन, तीसरा ऑप्शन है फेंटेलामिन,
फेंटोलामिन होना चाहिए यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है योहिम्बिन। ठीक, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा जो अल्फा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है वो है योहिम्बिन। योहिम्बिन आप एक प्लांट भी पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, ये हमारा क्या होता है, ये अल्फा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? देखो क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े रहते हैं तो डरना नहीं, प्रॉपर पढ़ोगे आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग 4 ड्रग्स आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। मतलब ये जो 4 ड्रग दी गई हैं ये चारों न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। पहला है गैलामाइन, फिर दूसरा है पी है गैलामाइन, क्यू है हमारा सक्सिनेलकोलिन, आर है हमारा व्यूकोनियम और एस है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा है? गैलामाइन, सक्सिनेलकोलिन और व्यूकोनियम और डी ट्यूबोक्यूरेन। तो इसमें से जो हमारे चारों ड्रग है वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकिंग एजेंट है। अब इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन है पी एंड क्यू आर कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। मतलब क्या है? पी एंड क्यू मतलब गैलामाइन और सक्सिनेलकोलिन कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है? नहीं है, ऑप्शन गलत है। क्यू एंड आर कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब जब यहाँ पे क्यू नहीं था तो यहाँ पे भी क्यू नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एंड एस आर नॉन कम्पिटेटिव। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पी एंड एस आर कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक। मतलब हमारा जो गैलामाइन और डी ट्यूबोक्यूरेरिन है ये है हमारे कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। बाकी हमारे जो 2 ड्रग बचती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो होती हैं नॉन कम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होती हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जीपैट 2012 का क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसमें जो सारी ड्रग है वो सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं। अब इसमें हमें फिर सेम क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दियर इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। अब ये हमारी सारी ड्रग क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, बट अब इनका ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे हमें सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है एड्रेनालिन, दूसरा ऑप्शन है आइसोप्रेनालिन, तीसरा ऑप्शन है फेनाइलेफ्रिन और चौथा ऑप्शन है नॉर एड्रेनालिन। तो इसमें क्या है? पी एंड क्यू इंक्रीजेज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब हमारा एड्रेनालिन और आइसोप्रेनिल दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। गलत ऑप्शन है, गलत बात, ऐसा नहीं होता। क्यू एंड आर इंक्रीजेज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब जब यहाँ पे आइसोप्रेनिल और फेनाइलेफ्रिन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फेनाइलेफ्रिन होता है, आर मतलब फेनाइलेफ्रिन, तो फेनाइलेफ्रिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तो इंक्रीज करता है बट वो डायस्टोलिक को इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर आर एंड एस इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लास्ट है पी एंड एस इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर एंड एस इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब हमारा फेनाइलेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन जो होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर एंड एस इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारा ये फेनाइलेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा जीपैट 2011 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर्स हैज बीन शोन क्लिनिकली टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी इन पेशेंट्स ऑफ सिम्प्टोमैटिक हार्ट फेलियर। मतलब ऐसे पेशेंट जो इनको सिम्प्टोमैटिक हार्ट फेलियर डिसीज पे कौन से ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर देती है। पहला ऑप्शन है एटेनोलॉल, दूसरा ऑप्शन है कार्बिडोलॉल, तीसरा ऑप्शन है प्रोप्रेनॉल, चौथा ऑप्शन है स्मोलॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, इसके नाम से ही आप समझ जाओगे क्या हार्ट फेलियर की बात हुई, मतलब कार्डियक की बात हो रही, तो कार्डियक से रिलेटेड नाम कौन सा लग रहा है? इसमें कार्बिडोलॉल लग रहा है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बिडोलॉल। तो कार्बिडोलॉल हमारा सिम्प्टोमैटिक हार्ट फेलियर में मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर देता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हमारा जीपैट 2010 का क्वेश्चन है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। मतलब एसिटाइलकोलिन का जो निकोटिनिक एक्शन होता है वो कौन सी ड्रग द्वारा ब्लॉक किया जाता है? एट्रोपिन हो गया, कार्बिडोलॉल हो गया, नियोस्टिग्मिन हो गया या डी ट्यूबोक्यूरेरिन हो गया। तो निकोटिनिक एक्शन जो एसिटाइलकोलिन का होता है वो कौन सी ड्रग ब्लॉक करती है? वो ब्लॉक करती है डी ट्यूबोक्यूरेरिन ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कहाँ तक थे? ये हमारे थे जीपैट 2010 तक के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे जीपैट 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन है जीपैट 2023 का जो सेकंड शिफ्ट में आया था, क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयर्स विद द रिलीज ऑफ कॉलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बाय द न्यूरॉन्स ऑफ एएनएस। मतलब सिंपल सी बात यह है कहने की कि जो हमारे एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का, उसको कौन स्टॉप कर सकता है या उसके साथ इंटरफेरेंस कौन करता है? रेशरपाइन करता है, गुआनिथिडीन करता है और हेमिकोलिनियम करता है या बोटुलिनियम टॉक्सिक करता है? कौन उस पे साथ करता है? तो देखो यहाँ पे हेमिकोलिनियम जो होता है वो तो रीअपटेक को इनहिबिट करता है और जो हमारा
रिलीज को रेगुलेट करता है। वो रेगुलेट करता है कौन? बोट्यूलिनियम टॉक्सिन जो होती है वो हमारे इसके रिलीज को रेगुलेट करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी जीपैट 2020 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, आज क्या क्वेश्चन है कि डैश एक्टिवेट्स जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल रिजल्टेड इन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो क्या करता है कि जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है, जिससे मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? हाइपरपोलराइज हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इसमें कौन सा ऐसा रिसेप्टर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। वो पोटेशियम जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल को ओपन करता है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होती है मेम्ब्रेन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आर मेडिएटेड बाय। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किससे मेडिएट किया जाता है? पहला है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, फिर दूसरा है सिंपैथेटिक डिवीजन, फिर तीसरा है सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन सिस्टम, या चौथा है हिस्टामिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो देखो सेरोटोनिन और हिस्टामिन का तो इससे कोई रिलेटेड नहीं, ये खत्म हो गया। अब बचा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो होता है हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, मतलब कूल एंड काम सिचुएशन के लिए हो जाता है। और सिंपैथेटिक जो होता है वो होता है हमारा फाइट एंड फ्लाइट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिंपैथेटिक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देख लो यहाँ पे जीपैट 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी ये क्वेश्चन और आया हुआ है जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट में ही आया हुआ है। तो सेकंड शिफ्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है कि ये देखो यहाँ पे ये M1, M2, M3, M4 रिसेप्टर्स का क्या दिया गया है? रोल दिया गया है। उसमें करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो सबसे पहले M1 एसिटाइलकोलिन इज कन्फाइंड टू ब्रेन। यहाँ पे यही गलत हो गया क्योंकि M1 जो होता है वो ब्रेन में नहीं होगा। फिर एसिटाइलकोलिन न्यूरल, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है M1 रिसेप्टर न्यूरल। M2 भी हमारा ब्रेन में नहीं होता। M2 किस में होता है? M2 हार्ट में होता है। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन जो है M1 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इज न्यूरल, M2 एसिटाइलकोलिन इन कार्डियक, और M3 एसिटाइलकोलिन इन ग्लैंडुलर, और M4 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स टू ब्रेन। ये ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। M1 रिसेप्टर टू ग्लैंडुलर ये नहीं होता, M2 न्यूरल पे नहीं होता, M2 कार्डियक में होता है। फिर M3 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर टू ब्रेन और M4 कार्डियक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। M1 न्यूरल पे, M2 कार्डियक में, M3 हमारा ग्लैंडुलर में, और M4 जो है वो हमारा ब्रेन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो किस में प्रेजेंट होता है? ये M1 हमारा न्यूरल में होता है, M2 हमारा कार्डियक में, M3 हमारा ग्लैंडुलर, और M4 जो होता है वो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये थे हमारे जीपैट 2023 के क्वेश्चन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें जिनके आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन ऑटोनॉमिक गैंग्लियन इज यूजुअली, मतलब जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, न्यूरल ट्रांसमिशन होता है, वो कैसे होता है? एडिनर्जिक टाइप का होता है, पेप्टिडर्जिक टाइप होता है, कॉलिनर्जिक टाइप होता है, या मेडिएटेड बाय सब्सटेंस पी। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन से टाइप का होता है वो हमें बताना है, एडिनर्जिक, पेप्टिडर्जिक, या कॉलिनर्जिक, या मेडिएटेड बाय सब्सटेंस पी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉलिनर्जिक ट्रांसमिशन होता है। हमारा जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में वो किस टाइप का होता है? वो कॉलिनर्जिक ट्रांसमिशन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हमारा जो कह रहा है कि शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ 8 to 10 मिनट ऑफ स्मॉल, जो हमारी बीटा अभी हमने देखा था अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में भी कि जो बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग स्मॉल, उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 8 to 10 मिनट। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्यों उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 8 to 10 मिनट की, क्यों होती है? पहला ऑप्शन है रैपिड रिडिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ऑप्शन है रैपिड एलिमिनेशन बाय किडनी, तीसरा है हाइड्रोलिसिस बाय ब्लड स्टोरेज, और चौथा ऑप्शन है रैपिड प्रोटीन बाइंडिंग। इस किसके कारण वो शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ। अब देखो प्रोटीन बाइंडिंग का तो कोई ऑप्शन इसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो जाएगी तो ब्लड हमारी जो ड्रग रहेगी वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी ब्लड में, तो शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ उसकी नहीं होगी, वो लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस बाय ब्लड स्टोरेज। क्या करता है, जो हमारे ब्लड स्टोरेज होता है वो स्मॉल का हाइड्रोलिसिस करा देता है, जिसके कारण ये जल्दी एलिमिनेट हो जाती है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो अल्ट्रा शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोलिसिस बाय ब्लड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बीटा ब्लॉकर हैविंग बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ऐसे बीटा ब्लॉकर जिनकी दोनों अल्फा और बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है वो कौन से होते हैं? एक ऑप्शन है कार्बिडोलॉल, दूसरा ऑप्शन है सोटेलॉल, तीसरा ऑप्शन है नैडोलॉल और चौथा ऑप्शन है पिंडोलॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा कार्बिडोलॉल। अभी हमने देखा था हार्ट में भी था, जो मोर्टेलिटी रेट घटा रही थी कार्बिडोलॉल, और अल्फा बीटा दोनों ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है कार्बिडोलॉल की। ठीक है, तो ये कार्बिडोलॉल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको याद रखना इसका नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। बीटा ब्लॉकर विथआउट लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, मतलब ऐसी बीटा ब्लॉकर बताना है जिसमें बिना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट के। ठीक है, विथआउट लिखा है, विथ नहीं, तो विथआउट लोकल एनेस्थेटिक कौन सी बीटा ब्लॉकर है? मेटोप्रोलॉल है, पिंडोलॉल है, प्रोप्रानोलॉल है या टीमोलॉल है? कौन सी बीटा ब्लॉकर है जिनकी बिना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता? मेटोप्रोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोप्रानोल या टीमोलॉल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीमोलॉल। टीमोलॉल को छोड़ के बाकी सारे हमारे बीटा ब्लॉकर, ये जितने इस यहाँ तीनों दिए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, बस टीमोलॉल में नहीं होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 23 ठीक है, ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग। स्कॉर्पियन स्टिंग पे हमारी कौन सी ऐसी ड्रग है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती है? एड्रेनालिन, मॉर्फिन, कैप्टोप्रिल या प्रोजोसिन? कौन सी ऐसी ड्रग है जो हम स्कॉर्पियन स्टिंग में ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं? ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर लिखो कौन सा तुम्हें आंसर लग रहा है इसका। ठीक, एड्रेनालिन, मॉर्फिन, कैप्टोप्रिल या प्राजोसिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राजोसिन। हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्राजोसिन। अगर स्कॉर्पियन स्टिंग के कंडीशन पे, केस पे हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्राजोसिन। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर? अब देखो, बीटा ब्लॉकर क्लासिफिकेशन जनरेशन वाइज भी होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो कौन सी बीटा ब्लॉकर है जो थर्ड जनरेशन की बीटा ब्लॉकर है? प्रोप्रानोल, टीमोलॉल, नैडोलॉल या नेबिलॉल? कौन सी ऐसी बीटा ब्लॉकर है जो थर्ड जनरेशन की बीटा ब्लॉकर है? तो जो थर्ड जनरेशन है इसमें वो है नेबिवोलॉल। नेबिवोलॉल इज अ थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज नेबिवोलॉल। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है प्रोप्रानोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो प्रोप्रानोल होता है वो सभी के ट्रीटमेंट में यूज होता है एक्सेप्ट, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 के में से 3 के ट्रीटमेंट में वो यूज होता है, एक को छोड़ के। कौन सा? एंजाइना, पार्शियल एवी ब्लॉक, फिर इडियोपैथिक हाइप्रोट्रोपिक सब ऑर्टिक कार्डियो मायोपैथी, बहुत ही खतरनाक बीमारी का नाम से ही खतरनाक लग रही, पता नहीं क्या है ये। फिर फैमिलियर ट्रेमोर। ठीक है, तो क्या क्या ये भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, तो कौन सी डिसीज़ में नहीं यूज़ होता? तो ऐसे खतरनाक नाम सुन के ऐसा ना सोचा कि ये क्या है, इसमें यूज़ होता है कि नहीं यूज़ होता, तो इसमें ये यूज़ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्शियल आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। कौन से में नहीं यूज़ होता? पार्शियल आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में हम प्रोप्रानोल का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी इन सारी जो बची हुई 3 डिसीजेज है उसमें हम प्रोप्रानोल का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पार्शियल आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है? 25 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, उसको आप अपने मार्क्स आए कितने आए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी अगर किसी और टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो ये सीरीज़ तो कंटिन्यू रहेगी, इसमें से अगर किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी जाके चैनल एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और ट्रिक्स आप लोग के लिए पड़ी हुई है, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही, सारी अपडेट्स वहाँ पे दी जाती है, और साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स, क्वेश्चंस, PDF सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कैसा लगा एक कमेंट छोड़ के चले जाना। ठीक है, अगर इसमें से थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग को लगता है तो एक कमेंट छोड़ के चले जाना। फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।